खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और अमर उजाला हिंदुस्तान के संपादक रह चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो पुष्पेंद्र जी, विषय हमारा यही है कि जो स्पेशल सेशन जो बुलाएगा पार्लियामेंट का, उसमें कौन से एजेंडे हो सकते हैं और सरकार इन एजेंडों को भी सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। तो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं लगातार कि कौन सा छिपा एजेंडा सरकार इस सेशन के माध्यम से सामने ला सकती है अपना। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार आखिर बता क्यों नहीं रही, क्या कारण उसके पीछे। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एजेंडे, कौन से ऐसे विधेयक या कौन से ऐसे मुद्दे इस स्पेशल सेशन के माध्यम से सरकार ला सकती है जो कि आगामी लोकसभा चुनाव को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं? पुष्पेंद्र शर्मा जी। भाई प्रशांत जी नमस्कार, प्रवीण भाई को नमस्कार और आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और थोड़ी सी देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं, कुछ विलंब हो गया मुझे। प्रवीण जी ने बहुत अच्छे अनुमान लगाए, बताया और हर गली चौराहे नुक्कड़ पे ये चर्चा आम है कि भाई आखिर विशेष सत्र में क्या मुद्दा होगा। तो देखिए, अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने इस राजनीति में, देश की राजनीति, बहुत चौंकाने वाले काम किए हैं और करते रहे, आगे भी चौंकाएंगे। बहुत सारे सरप्राइजेस वो देते रहते हैं, देंगे। अब जहां तक इस विशेष सत्र में एजेंडे की बात है तो समझ लीजिए कि हम वहाँ बैठे हैं तो पहले तो मुझे लगता है चंद्रयान के लिए तालियां बजेंगी। चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग की चर्चा की जाएगी, उसका श्रेय लिया जाएगा। फिर G20 के बाद जो इस तरह से आयोजन हुआ और जिस तरह से डिक्लेरेशन, लीडर्स डिक्लेरेशन पे साइन हुए, सहमति बनी, मेरे ख्याल से उस पर चर्चा की जाएगी। नए संसद भवन में, क्योंकि अगले दिन नए संसद भवन में बैठक जारी होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी लुभावनी सी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी के लिए विशेष सत्र बुलाया गया हो? नहीं। जो प्रवीण जी का कहना है, मुझे काफ़ी बातें उसमें से वो लगती हैं, पर ये हो सकता है कि हालांकि अब भाई मुकुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी इस पर रोशनी डालेंगे। पर क्या चौंका सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे अभी भाई प्रवीण कह रहे थे, पीओके का एजेंडा मुझे तो थोड़ी दूर की कौड़ी लगता है। अभी उसके लिए कुछ कहें ऐसा, पर असंभव कुछ नहीं है प्रशांत जी। जो मोटी दो बातें हैं, एक तो भारत और इंडिया वाली, कि वो इसका शायद औपचारिक रूप से वहां पर इस बात की जाए, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन हुआ तब से, लगभग 19 अगस्त की बात है, तब से उन्हें याद आया इंडिया और भारत की बात। पहले तो सरकार के कार्यक्रमों में खेलो इंडिया और सारी चीज़ों में इंडिया जुड़ता रहता था। अचानक से वो इंडिया जो है वो औपनिवेशवादी नाम हो गया और उससे दिक्कत होने लगी, उसको बदलने की बात की गई। इसके लिए भी सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, सारी स्टेशनरी चेंज होना, सारे पता नहीं कहाँ कहाँ पे चिन्ह हैं जो चेंज किए जाएंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र हो गया, सारे देशों में हमारे दूतावास हो गए। कितना खर्चा इस पर होगा एक नाम बदलने पे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा खर्चा होगा अगर ये करते ही हैं और इसी वजह से करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये करते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है वो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अभी तो लोग थोड़े दिन पहले ये क्या लगा रहे थे कि चुनाव पहले हो जाए, शायद चुनाव पहले हो जाएगा, लोकसभा बंद कर दी जाएगी, शाइनिंग इंडिया की तरह उन्हें लग रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन जो सर्वे राज्यों के और दूसरे आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये अभी करेंगे और खास तौर पे दिसंबर में इसे कर लें, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि राम जन्मभूमि का जो मंदिर का है उसका 22 जनवरी का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है, 13 जनवरी से होगा। आज भी वहाँ पे, जैसे अभी प्रवीण जी ने साधुओं की बात कही, तो एक और नई चीज़ उन्होंने, जो चंपत लाल जी हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट कर दिया है कि वहाँ पर पुराने अवशेष और पुरानी मूर्तियाँ सब मिली हैं मंदिर की, यानी कि वहाँ पे पुराना मंदिर था। तो इससे एक माहौल बनाया जाएगा, जैसे साधुओं से बनाया जाएगा ऐसे इनसे भी माहौल बनाया जाएगा। तो ये माहौल बनाना है तो फिर चुनाव जल्दी कैसे हो जाएंगे? तो मैं इस तर्क के आधार पर जल्द चुनाव की संभावना से इनकार करता हूँ। अब दूसरी संभावना ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर घोषित करते हैं और ये चाहते हैं कि वही हो जाए, तो फिर उसके लिए बजाय जल्दी करने के, हो सकता है चुनाव का समय बढ़ा दिया जाए और बाद में किया जाए और कमेटी से तुरंत रिपोर्ट ली जाए, सब किया जाए, फिर भी उसमें समय की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है इसे थोड़ा सा लंबा खींचा जाए।
ये मुझे लगता है पहला चंद्रयान की उपलब्धि के बारे में। फिर जो हमने मंगल सूर्य के लिए छोड़ा, L1 पे गया है हमारा आदित्य, उसकी बात की जाए, यानी अंतरिक्ष में सफलता की। फिर G20 का गुणगान होगा, गुणगान के बाद में सारी बातें होंगी जिसमें हम बहुत सारे मुद्दे, और इसके अलावा भी कुछ चौंकाने वाला हो तो कोई मतलब आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर बार कहा है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब से आई है तो राजनीति में बहुत सारे सरप्राइजेस देती रही है। तो क्या चौंके, अब हम लोग जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है वो इससे भी आगे सोच रहे हो, उनका थिंक टैंक है अलग, लेकिन मोटे तौर पर ये लगता है कि भारत और इंडिया, वन नेशन वन इलेक्शन की बात वहां पर हो सकती है शायद इस सत्र में, ये मुझे लगता है। तो जैसा आपने भी कहा था वन नेशन वन इलेक्शन, या पीओके की बात जैसे प्रवीण जी ने कही है, और महिला आरक्षण की बात कही है, तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं इस समय राजनीति के अंदर जो चर्चाओं में, वो बड़े मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी इनका एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, उसमें बड़ा लंबा समय लगेगा, एक लंबी प्रक्रिया पूरी है। लेकिन आपको क्या महसूस होता है कि ऐसी जो मुद्दे हैं इन पर चर्चाओं की जो इस समय एकदम से सरगर्मियां शुरू हुई हैं, और जो विशेषण बुलाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई सरकार को कि इस सेशन को बुलाया जा रहा है, उसमें आप किस दृष्टि से पूरे विषय को देखते हैं? देखिए भाई, मुकुल जी को सुना, प्रवीण भाई को सुना, सारी बातें हुई, क्यासबाजी आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मुकुल जी भी कर रहे हैं, प्रवीण जी भी कर रहे हैं, लेकिन जो वहां बैठे यह जोड़ी वो चौंकाती है, चौंकाती रहेगी। और जिन बातों को हम सोचेंगे या कहेंगे अमूमन वो नहीं होता। तो मुझे संदेह है कि जो बातें हम कर रहे हैं, बस इसमें एक बात और उससे जोड़ता हूं, यानी कि चंद्रयान पर चर्चा, सूर्य के लिए जो छोड़ा गया आदित्य, उस पर G20 की तालियां, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में आना, और पुराने संसद में क्योंकि वो पता नहीं इतिहास अपना बताएंगे या दूसरों का बताएंगे, फिर वो स्वीकार करनी पड़ेंगी बहुत सारी बातें, पता नहीं वो स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फैसलों को। लेकिन हाँ, एक बात का संकेत जो प्रवीण जी ने दिया, उससे आगे बढ़ाते हैं बात को, क्योंकि बातों को रिपीट करने से दर्शकों को बोरियत होती है। जो महिला आरक्षण वाला बिल वाली बात कही, वो थोड़ी सी पटरी पर जाती हुई देखी जा सकती है। रोहिणी कमीशन वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी नुकसान उठाया कुछ चुनावों में, तो उसको ला सकते हैं। मैं इनकार तो किसी संभावना से कर नहीं सकता, लेकिन प्रवीण जी ने एक चीज की ओर ध्यान दिला दिया जो हमारे दर्शकों को भी ध्यान रखनी चाहिए, और वो भी एक शायद देश में बड़ी बहस होने जा रही है आगे चल के। ये मेरी सिर्फ संभावना है, ओनली गेसिंग। ये मत मान लीजिएगा कि कहीं से मुझे ऑथेंटिक मिली है या मैंने कहीं से जानकारी ली है, नो। वहां पर सीटों की संख्या ज्यादा रखी गई है नए भवन में, ये सबको मालूम है, आपको भी, हमें भी। तो एक फॉर्मूला तो यही है जो प्रवीण जी कह रहे थे कि भाई एक सीट से महिला भी आ जाए और एक ही लोकसभा सीट से 2 प्रतिनिधि हो जाएं, जैसा कि पहले हुआ करता था। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा बढ़ के दूसरी चीज लग रही है कि एक तीर से 2 शिकार, और ये वो करते ही रहते हैं। हो ये सकता है कि ये दोबारा परिसीमन की घोषणा कर दे, और वो परिसीमन भी आबादी के अनुसार करने जा रहे हैं। इसको लेके दक्षिण के राज्य बहुत नाराज हैं, सिर्फ इस प्रस्ताव से, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, लोकसभा सीटों का, या परिसीमन दोबारा होगा, तो होगा क्या कि दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इस पे उनका तर्क ये है दक्षिण वालों का कि भाई हमने आपकी जो राष्ट्रीय नीति थी, जो राष्ट्रीय हित को मानते हुए जनसंख्या वृद्धि दर को उत्तर के मुकाबले कम रखा, तो जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ दक्षिण के राज्यों में उत्तर के राज्यों की तुलना में कम है। तो क्या इसकी हमें सजा मिलेगी कि हमारे प्रतिनिधित्व कम हो जाए और आपकी आबादी ज्यादा है तो आपका ज्यादा हो जाए? ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। लेकिन ये लोग कब क्या कर गुजरे, वहां सीटें रखी हैं तो उसे खाली तो छोड़ेंगे नहीं, थोड़े दिन में उस सीटों का उपयोग तो कराएंगे मोदी जी और अमित जी, अमित शाह जी और मोदी जी। ऐसे नहीं किया, प्रावधान किया है, तो वो एक संभावना हो सकती है कि कुछ सीटों पर या तो पिछड़ों का भी साथ ले लें, जनरल भी हो जाए, या वहां पे एक जगह महिला एक जगह पिछड़ा साथ में आ जाए। और तीसरी जो मुझे प्रबल संभावना लगती है कि जो दोबारा परिसीमन की बातचीत है, जो प्रस्ताव है, जो दबा हुआ प्रस्ताव है फाइलों में, कहीं वो तो निकल के नहीं आ जाएगा, उसका दिन बाहर आ जाए और दोबारा परिसीमन की बात की जाए। हालांकि दक्षिण के राज्य उस पर घोर आपत्ति जता चुके हैं,
कि आबादी के आधार पर अगर ऐसा होता है तो उन्हें बहुत नुकसान है। और ये आप और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर के मुकाबले दक्षिण राज्यों में थोड़ा उसकी ज़मीन कमज़ोर है। अभी वो ज़मीन वहाँ तैयार नहीं हो पाई है जो उत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन। ये इनका निजी हित है, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर हमने जनसंख्या दर कम रखी और हम अनुशासित रहे, नियमित नियंत्रित रहे, जो सरकारें चाहती रही देश हित में हम करते रहे, क्या उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी उन्हें? तो ये एक सिर्फ उछालने की बात, जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं ना कि भाई वन नेशन वन मुद्दा उछाल तो दिया ही, पीओ के कल वीके सिंह ने धीरे से उछाल तो दिया ही, तो उछालने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये करेंगे वो जो उछला नहीं है। कोई हैरत अंगेज ऐसी बात चाहेंगे सरप्राइजिंग जिससे इन्हें बहुत लाभ हो, पॉलिटिकल और आगे के लिए हो, लंबा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें उसमें मैच कर सकती है कि सबसे बड़ा ध्यान ये होना चाहिए कि नई संसद में सीटें कितनी हैं, उसमें वहां सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए सोचना होगा कि वो क्या करें। ओवर टू यू। और अगर हम देखें राजनीतिक चुनौतियां जो लगातार बढ़ रही हैं बीजेपी की, कर्नाटक के बाद, हिमाचल के बाद, और महाराष्ट्र से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, जो प्रदेश हैं जहाँ चुनावी राज्य हैं, उनसे भी चुनौती वाली खबर बीजेपी के लिए आ रही है। तो क्या उन सबसे मुद्दों से बचने के लिए ऐसे काम कुछ बीजेपी सरकार के द्वारा हो सकते हैं? और साथ ही जैसे आपने शुरू में कहा था कि इंडिया और भारत का नाम जो परिवर्तन की बात है, उसमें लाखों करोड़, हजारों करोड़, पता नहीं कितना खर्च होगा, देश की जो संपदा लगेगी, धन सामर्थ्य लगेगी, क्या देश उसके लिए भी तैयार है उतना खर्च करने के लिए? देखिए, प्रवीण भाई ने फिर से महिला आरक्षण पर जोर दिया और मुकुल जी ने भी इस पर सहमति जताई, और वो जो गेंद उछालने वाली बात है ना प्रशांत जी, वो बड़ी है। आप देखिए, जब 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 कोई ऐसा विषय या ऐसा मुद्दा थोड़ा हॉट टॉपिक बनने लगता है, तभी कुछ ना कुछ दूसरी सुर्खियां बनाने में माहिर हैं और कर लेते हैं। आप देखिए, इंडिया और भारत की बात किस दिन होती है, सारी चीज़ों का जो टाइमिंग है ना, वो बड़ा रोचक है। टाइमिंग इतना सेट है कि दूसरी डिबेट सारी चेंज हो जाए और डिबेट इस पर आ जाए। अब वो शगुफा कहें उसे या डाइवर्जन कहें, पर वो मैनिपुलेटेड सेट है, वो कोई अचानक नहीं होता है। वो मतलब ये मैं मानने को तैयार नहीं कि वो अचानक होता है, वो टेलर्ड होते हैं कि किस समय पे क्या चीज़ उपयुक्त है। अचानक शाम को मीटिंग से पहले, विपक्षी मीटिंग से पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ जाती है। हो सकता है मुश्किल हो, पर मुश्किल तो देखिए, आप और हम यही बैठे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे थे, धारा 370 हटना भी बड़ा मुश्किल लगता था, 35 से हटना भी बड़ा मुश्किल लगता था। तो मैं नहीं कह सकता कि इनके लिए कितना मुश्किल है, क्या क्या अगर उसका मुद्दा छेड़ा है और गंभीर है तो उसकी स्टडी भी की होंगी और उसके जो लूप होल्स हैं वो भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी कोशिश नहीं कर ली होगी या स्टडी नहीं कर लिया होगा अगर वो इस पर गंभीर। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज के दौर में मोदी जी की अगर ओपिनियन पोल में थोड़ी सी लोकप्रियता कम हो रही है, तब भी महिलाओं में जो उनकी लोकप्रियता है वो ठीक है, और महिलाएं जात बिरादरी से उठकर, दूसरी तरह से उठकर भी हमने देखा है कि मोदी जी के नाम पर उन्होंने वोट किया है। तो अगर वो महिला आरक्षण का बिल पास करा ले जाते हैं, हालांकि मेरी गट फीलिंग ये है कि होगा नहीं, पर अगर वो करा ले जाते हैं तो इसका चुनावी लाभ उन्हें मिलेगा 2024 में। देखिए, 2019 में जब लगने लगा अब मोदी जी को कुछ नहीं मिलेगा, तो उज्ज्वला ने काम किया था। उज्ज्वला के बाद लाभार्थी योजनाएं तरह तरह की आई हैं, और अगर मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना की है तो जरूर कुछ फीडबैक्स होंगे, कुछ सर्वे होंगे कि महिलाओं को अपनी तरफ खींचिए। ऐसा नहीं है, और ये ट्यूनिंग से होगा, सिंक्रोनाइज होगा सेंटर और एमपी में। ऐसा नहीं है कि अकेले शिवराज मामा कर ले जाएं, जरूर कोई ना कोई इनकी जो अपना मैकेनिज्म है उससे उन्हें फीडबैक मिला होगा कि महिलाओं को और खींचिए या उनकी नाराजगी दूर कीजिए। तो इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो महिला आरक्षण एक बड़ा दांव होगा और महिलाओं की हमदर्दी, सिंपैथी दोबारा से आएगी। और कई जगह मैंने देखा है कि जात बिरादरी के बैरियर को तोड़कर अपने माँ बाप की बात ना मानते हुए युवा लड़कियों ने, महिलाओं ने अलग से वोटिंग किया। ये पैटर्न पिछले 2 चुनावों में धीरे धीरे देखने को मिला है। तो हो सकता है कि महिला आरक्षण मेन हो, लेकिन फिर भी पता नहीं वो इससे भी बड़ी चीज क्या ले आए, चाहे वो परिसीमन हो दोबारा सीटों का,
चाहे वो 1000 सीटें भरने के लिए कुछ और प्रक्रिया अपना रहे हों, या वो एक सीट पर कहीं पर 2 प्रतिनिधि ला रहे हों, या कहीं पर अभी जैसे ट्राई के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का दरवाज़ा खोल दिया कि अब ट्राई का जो चेयरमैन है वो बाहर का सीईओ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या बड़े सीईओज को कहीं सदन में बिठाया जाए, कोई विशेष उनका सेल बना के साहब ये जैसे पार्टियों में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ होता है, ऐसा कोई प्रकोष्ठ बना के उनके लिए विशेष मनोनयन की स्थिति कर दी जाए। तो यू नेवर नो कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये सब कयास है, अनुमान है। अगर हम आज की चर्चाओं पे, आज के माहौल पे बात करें तो जितनी बातें मुकुल जी ने, प्रवीण जी ने हमने की हैं वो सारी रिलेवेंट है। लगता है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि ये जोड़ी मोदी और अमित शाह की जोड़ी है तो क्या सरप्राइज देगी, मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि उसका इंतजार करें। हमारी बातों पे पूरा भरोसा मत करना, दर्शकों से कह रहा हूँ। हम भी अनुमान लगा रहे हैं आपकी तरह। हो सकता है हम में से कुछ सही साबित हो जाए, हो सकता है हमें आप 100 में से 30 नंबर दे दें, पासिंग मार्क्स मिल जाए। लेकिन ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बहुत चतुर जोड़ी है और इन्होंने राजनीति में बहुत सारी नई परिभाषाएं गढ़ी हैं, नई लाइनें खींची हैं, बड़ी लाइनें खींची हैं। तो अब वो क्या करेंगे इसका इंतजार हमें भी उतना ही है जितना कि दर्शकों को। और जिस तरह से पूरे विषय को आप सभी ने उसका विश्लेषण किया है कि कौन से मुद्दे आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें हो सकते हैं, इसका जो अनुमान लगाया, संभावना जताई है, वह निश्चित रूप से ऐसे विषय हैं कि वो जो चर्चा केंद्र में इस समय पूरे देश के अंदर है। और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, क्योंकि बड़ा विस्तार से आप सभी ने उन विषयों को रखा है कि क्या संभावनाएं हैं देश की राजनीति में आने वाले समय में। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि पुष्पेंद्र शर्मा जी ने, प्रवीण जी ने और मुकुल जी ने बहुत ही विस्तार से पूरा विषय का विश्लेषण किया है। खबरों के अंदर की खबर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।